हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू विंग्स क्लासेस। हम पिछले वीडियो में बताए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम देखे थे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे। अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट रे। लाइट का जो है एक अपना गुरूर होता है ना, कि वो जो है सबसे ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसका एक और गुरूर है, वो क्या है? लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। वो कभी बेंड नहीं करता है ना। जैसे होता है ना, किसी किसी का वचन जो है पत्थर का लकीर है, मुड़ेगा नहीं। उसी तरह से ये लाइट भी जो है ना कुछ इस तरह से ही अपना मेंटेन करके रखता है। ये जो है कभी मुड़ता नहीं है ना। पर कंडीशन क्या होता है कि कभी कभी हम अपने जगह पे सही है, पर बाकी परिस्थिति के अनुसार से अपने आप को ढालना पड़ता है ना। जैसे कि हम अच्छे से ड्राइव चल कर रहे हैं, यदि ख़राब है, कोई और यदि गाड़ी अच्छा से ना चलाए तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, हानि हमें भी हो सकता है ना। तो उसी तरह से ये लाइट क्या करता है कि ये यदि किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है, तो क्या होता है, उन मीडियम के कारण इनको चलने में कुछ परेशानी आएगी। इनका क्या होगा? स्पीड घट जाएगा, है ना। यदि स्पीड घट जाएगा लाइट का, तो वो अपने आप को एडजस्ट करना है, वो अपने आप को एडजस्ट करता है ना। कि कभी भी कोई मुश्किल आ जाए तो ये नहीं है ना कि बैठ के रोना शुरू कर दिए। तो लाइट भी क्या करता है? अपने आप को उनके अनुसार से ढाल लेगा। तो वहाँ पे आता है लाइट अपने रास्ते से बेंड करेगा। उस बेंडिंग को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट रे। जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा तो क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, है ना। अच्छा, ये एक सिंपल सा फिनोमेना है कि हमको क्या है कि कोई भी यदि काम कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? समय। समय बचाना होता है ना, क्योंकि समय हर चीज़ के लिए फिक्स है, वो कभी रिवर्ट नहीं होता है ना। तो लाइट भी यही कोशिश करता है कि ये अपना समय हमेशा बचाए, क्योंकि इनके पास एक रिकॉर्ड है कि किसी भी जगह पे जाने के लिए इनसे फास्ट कोई नहीं चल सकता। तो ये अपना रुतबा मेंटेन करने के लिए ये क्या करेगा? टाइम बचाने के लिए अपना रास्ता बेंड कर रहा है। हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे है हम, और हमारा कोई फ्रेंड कहीं से यदि कॉल किया कि भाई जल्दी से आओ, कोई ज़रूरत आन पड़ी है। और ये बीच में क्या है? ये रास्ते दो भाग में है। एक है पानी, वाटर है, ये रिवर है ना, कोई लहर हो सकती है। अच्छा, ये क्या है? ये ज़मीन है। यहाँ पे इनको यहाँ से यहाँ जाना है। इसका जब कॉल आया किसी एक फ्रेंड का, तो हमें यहाँ से वहाँ जाना है ना। तो यदि यहाँ से वहाँ जाना है तो हम कोशिश करेंगे कि मेरा रास्ता जो है हमेशा शॉर्टेस्ट हो। क्यों? कम दूरी रहेगा तो जल्दी पहुँच जाएंगे। पर प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हम ज़मीन पे तो पूरा स्पीड से दौड़ेंगे, पर पानी में क्या होगा कि हमारा स्पीड कम हो जाएगा, है ना। अब यदि पानी में भी हम ये डिस्टेंस स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमारा स्पीड पानी में क्या है? कम है। पर हमें कॉल आया है, अर्जेंट में आना है, इमरजेंसी में आना है, जल्दी आना है, हमें टाइम बचाना है। तो हम कोशिश करेंगे कि इन दूरी को जितना हो सके इसको कम करना है ना। तो इनको कम करने के लिए हम क्या करेंगे कि पानी में हम कुछ इस तरह से ट्रैवल करेंगे, है ना। ये दूरी से ये दूरी कम है, इसका मतलब हुआ कि हमें कम तैरना पड़ा। इसका मतलब हम यहाँ पे समय का बचत कर सकते हैं। हाँ, हमें यहाँ दौड़ने में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया दौड़ने के लिए, क्योंकि इनसे ये दूरी थोड़ा ज़्यादा है, पर फर्क नहीं पड़ता है ना। हम दौड़ पा रहे हैं, पूरा स्पीड में दौड़ पा रहे हैं, तो थोड़ा सा दूरी कम हो ज़्यादा हो क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। पर यदि पानी में हम तैर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा दूरी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो हम क्या करेंगे? जहाँ पे मेरा स्पीड कम हो रहा है वहाँ पे हम शॉर्टकट ढूंढेंगे। और ये सेम प्रोसेस जो है ना फॉलो कौन करता है? लाइट। लाइट भी क्या करता है? किसी मीडियम में ट्रैवल करते यदि उसका स्पीड घट गया तो वो कोशिश करता है शॉर्टकट जाने के लिए। वो शॉर्टकट क्या है? अपने आप को बेंड करके उस मीडियम में
अपना दूरी को कम करना चाहता है, और ये कारण है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है ना। तो ये समझ में आ गया। आते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो रिफ्रैक्शन के लिए क्या बताए कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करना है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करना है, तभी हमें रिफ्रैक्शन मिलेगा, है ना। और ये दोनों मीडियम जो है एक दूसरे से अलग होना चाहिए, है ना। किसी में स्पीड का लाइट कुछ है तो दूसरा मीडियम में उसका लाइट चेंज होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, है ना। या तो स्पीड का लाइट का स्पीड बढ़ेगा या तो घटेगा, है ना। तो यहाँ पे उसके अनुसार से हम इसको दो भाग में बांट दिए हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक मीडियम है, ये क्या है, एयर है, मान लेते हैं एयर है। फिर लाइट जो है ना पास होते होते यहाँ नीचे आ गया इस मीडियम में, इसको मान लेते हैं वाटर है। लाइट का स्पीड जो है एयर में बहुत ज़्यादा होता है, ये नियर अबाउट वैक्यूम के बराबर है ना। पर हम लोग हमेशा मानेंगे कि एयर में भी स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पर ये इनसे थोड़ा सा कम होता है ना। पर इतना ज़्यादा यदि कम हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसको नेगलेक्ट करेंगे, है ना। हम मान लेते हैं कि एयर में भी स्पीड का लाइट जो है वैक्यूम के बराबर ही है। पर पानी में क्या होता है, वाटर में जो है स्पीड का लाइट का स्पीड घट गया, है ना। तो यहाँ पे लाइट क्या टेंडेंसी है, इनका टेंडेंसी होता है कि हम यदि पानी में ट्रैवल कर रहे हैं तो पानी में इनको ज़्यादा दूरी ट्रैवल करने के बजाय इसको कम दूरी ट्रैवल करना है। इनके लिए क्या करेगा, ये अपना रास्ते में बदलाव लाएगा, है ना। ये बदलाव कुछ इस तरह से है, एक मिनट, मान लेते हैं ये इनकमिंग लाइट रे है। जहां पे भी ये इंसिडेंट हुआ वहां पे क्या करना है, हमें एक नॉर्मल ड्रॉ कर देना है। ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। इनके बाद ये लाइट जो है ना यहां से बेंड हो जाना है ना। कुछ इस तरह से। रियली में लाइट को जाना था स्ट्रेट, चूंकि वाटर में इनका स्पीड घट गया तो वो अपना रास्ता बदल लिया। रास्ता बदल के वो जो है कहीं ना कहीं नॉर्मल के नज़दीक चला गया, है ना। पहले कुछ ये एंगल था पिंक, उसके बाद कुछ एंगल ये बन रहा है ग्रीन। तो ये जो है, ये जो शिफ्ट है, ये हुआ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें से क्या है कि ये जो है एयर, इसमें से लाइट का स्पीड ज़्यादा है, वाटर इसमें से लाइट का स्पीड कम है। यदि हम इसी को जस्ट अपोजिट कर दें, मान लेते हैं कि पहले यहाँ पे वाटर ले लिए, अब पानी से हमको पास कराना है लाइट को एयर में, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ये इंसिडेंट रे हुआ, जहाँ पे भी इंसिडेंट हुआ वहाँ पे हम हमेशा नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है कम स्पीड था, उनका मेंटेनेंस अब अपना रिकवर करने के लिए, टाइम को क्या करना है, रिकवर करने के लिए फिर से वो अपना रास्ता पहले वाला जो था वो मेंटेन करना है। इनके लिए क्या करेगा, ये वापस शिफ्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। यदि स्पीड घट रहा है तो नॉर्मल के नज़दीक आते जाएगा ये, है ना। यदि स्पीड बढ़ रहा है तो ये अपने नॉर्मल रास्ते से दूर होते हुए चला जाएगा, तो ये अवे बेंड होगा, है ना। आते हैं अब नेक्स्ट। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है ना। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, उसी तरह से कोई ना कोई एक नियम होगा ना जो रिफ्रैक्शन को भी गवर्न करेगा, है ना। तो इनके लिए भी क्या है कि मान लेते हैं कि कोई एक लाइट आ रहा है, ये है इंसिडेंट रे, ये क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के बाद यहाँ पे हम मीडियम को ले लिए हैं 1 2, अपने अनुसार से नाम दे देना है, ए बी कुछ भी हो सकता है मीडियम। मान लेते हैं ये 1 है मीडियम और ये 2 है। ये बताना सिर्फ ये है कि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्शन तभी होगा जब मीडियम चेंज होगा, है ना। अब यहाँ से मान लेते हैं ये
रेयर होगा, डेंसर होगा, वो बाद में जानते हैं, अभी बेंड करना है। ये तो हम इधर खींच दें या इधर खींच दें, ये कोई बात नहीं है, हम कुछ खींच दिए है ना, एक लाइन। अब ये जो एंगल है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, और ये जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसको भी हम आर से ही डिनोट करेंगे, है ना। पर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना। दोनों को डिनोट करते हैं हम आर से ही। अब हमको निकालना है ये आई और आर का रिलेशन, है ना। अब ये रिलेशन जो है वो एक साइंटिस्ट स्नेल्स ने निकाला हुआ है ना, और उन्होंने जो है बोला है कि इन दोनों का साइन का रेशियो है ना, साइन ऑफ एंगल क्या है, साइन आई बाय साइन आर। उन्होंने क्या किया, रेशियो निकाला, साइन आई बाय साइन आर। अब जब इनको रेशियो निकाला इन्होंने तो देखा कि ये हमेशा सेम हो रहा है। सेम हो रहा है मतलब ये इंसिडेंट रे आई को बदलते गया, कभी आई इंसिडेंट रे को क्या कर रहा है, ये नज़दीक ला रहा है, कभी दूर ला रहा है ना, वेरी करते गया। उसके अनुसार से आर भी तो चेंज होते जाएगा ना, जैसे जैसे ये चेंज होगा उसी तरह से आर भी चेंज होते रहेगा। और उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने सभी को नोटिस किया और रिलेशन निकालने का कोशिश किया, और रिलेशन जो है डायरेक्ट आई बाय आर कांस्टेंट नहीं आया, साइन ऑफ एंगल साइन आई बाय साइन आर ये निकला कांस्टेंट। क्या निकला, NS, ये कांस्टेंट आया है ना। और इस कांस्टेंट को उन्होंने बाद में क्या बोला, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इसको हम म्यू से या एन से डिनोट कर सकते हैं ना। म्यू से या तो एन से डिनोट करेंगे। तो यदि एन है या म्यू है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, है ना। तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू एन, है ना। अभी हम क्या करेंगे कि म्यू से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, है ना, हमेशा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट कर रहे हैं ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये बताता है कंपेरेटिव वैल्यू, है ना। जैसे कि हम यदि बोलें कि कोई एक स्टूडेंट है, यदि हम बोलेंगे कि ये ठीक है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो हमको किसी न किसी से कंपेयर करके बोलना पड़ेगा ना। जैसे कि कोई क्लास 10 का स्टूडेंट है, यदि हम क्लास 5 वाले से कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे 10 का स्टूडेंट बड़ा है, किन के कंपैरिजन में, क्लास 5 के स्टूडेंट के कंपैरिजन में, है ना। पर वहीं यदि हम बोलेंगे कि क्लास 10 का स्टूडेंट छोटा है, तो फिर बोलेगा कि कितना, किसके कंपैरिजन में, तो हम बोलेंगे जो क्लास 12 का स्टूडेंट है उनके कंपैरिजन में क्लास 10 का स्टूडेंट क्या है, छोटा है। तो ये जो है कंपैरेटिव टर्म है ना। उसी तरह से हम यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यदि देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो है किसी न किसी का एक कंपैरेटिव टर्म होता है ना। तो जैसे कि हम यदि यहाँ पे लिख रहे हैं सिर्फ एन किसी एक मीडियम का, जैसे हम लिखे एन एयर, इसका मतलब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है तो डायरेक्ट लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। यदि हम बोलेंगे कि म्यू वाटर, म्यू या तो एन, है ना, एन से डिनोट कर रहे हैं तो म्यू को हटाते हैं अभी। एन वाटर का मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। यदि हमें कुछ नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट वैक्यूम देंगे, यदि कुछ दिया हुआ है तो क्या मानेंगे, जैसे एन वाटर कोमा एयर। अब इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, है ना। तो इसी तरह से जो है ना इसको रीडिंग करते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर, ये जो है साइन ऑफ एंगल का रेशियो होता है ना। अच्छा, इसके बाद जो है हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे N1 N2 ये अलग अलग मीडियम है ना। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो हम इसको मान लेते हैं N1, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का क्या है 1। यदि इसको A मानते हैं तो NA लिख देते हैं। ये सेकंड मीडियम है ना तो इसको N2 लिख देंगे, है ना।
1 2 माने हैं तो 1 2 लिखे, यहाँ पे एयर वाटर लिखते तो यहाँ पे क्या लिख देते एयर। सपोज मान लेते हैं ये मीडियम एयर है तो यहाँ पे क्या लिखते एन एयर, है ना। यदि कुछ है मीडियम दिया हुआ है तो वो लिखो, नहीं तो क्या करना है कुछ रेफरेंस दे देंगे 1 2 3, है ना। इसके बाद क्या है कि इसको यदि हम देखें तो इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्शन में जो पढ़े थे सेम यहाँ पे भी है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। कोई पूछेगा कि इंसिडेंट रे क्या है तो ये जो है सेम है एंगल ऑफ, सॉरी रिफ्लेक्शन में जो पढ़े थे वही है ना। हाँ, यहाँ पे जो है ये जो लाइन है उसको हम रिफ्लेक्शन में बोलते थे रिफ्लेक्टेड रे, है ना, पर इनको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान देना है, रिफ्रैक्टेड, है ना। यदि ये एंगल पूछा जाए आर क्या है तो ये है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या है आर, आर क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही अब और डिटेल से देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है पहले बोले कि ये एक कंपेरेटिव टर्म है, हम किसी के कंपैरिजन में बताएंगे, है ना। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ये भी देख सकते हैं कि कोई कितना, सॉरी कोई मीडियम जो है कितना ऑब्स्टेकल देता है लाइट को फ्लो होने में, है ना। जितना ज़्यादा लाइट का स्पीड को रोकेगा, जितना ज़्यादा लाइट का स्पीड को धीमा करेगा, उतना ही बोलेंगे कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। जितना कम लाइट का स्पीड को धीमा करेगा, बोलेंगे कि उन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बताता है कि किसी भी मीडियम में लाइट का स्पीड को कितना कम कर सकता है। मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेसर इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ओके, इसके बाद आता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। अच्छा, एब्सोल्यूट जब हम बोले हैं तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक मीडियम का बोल रहे हैं, है ना। एयर का बोल रहे हैं तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ना। यहाँ पे क्या है कि हम यदि रिलेटिव टर्म बोल दें तो वहाँ पे किसी न किसी के कंपेयर में कर दिया, है ना। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट और रिलेटिव है कि हम जो है ना कंपेयर कर रहे हैं या एक डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हैं ना। जैसे n1 सिर्फ लिख दें, ये हो गया एब्सोल्यूट। और यदि हम लिखेंगे n1 2, मतलब कोई दो मीडियम जो है मेंशन कर दिए, तो वहाँ पे क्या है रिलेटिव आ गया, है ना। तो रिफ्लेक्टिव मीडियम जो है इंडेक्स ही, ये रिलेटिव टर्म जो है ना खुद ही है ना। और यहाँ पे क्या है कि हम यदि बोलें साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर इक्वल टू म्यू, या तो इसको n बोल देंगे, है ना। अब ये जो n है ये बताता है कि किसी भी मीडियम में स्पीड का लाइट में क्या अंतर हुआ, है ना। यदि हम बोलें n वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, तो ये हमें बताएगा कि यदि लाइट का स्पीड वाटर में ट्रेवल किया, बाद में पहले किस में ट्रेवल करना है एयर में, एयर से लाइट वाटर में जब प्रवेश करेगा तो वो कितना जो है स्पीड उसका घट रहा है। ये जानने के लिए हम इस रिलेशन से निकालेंगे, है ना। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हैं, यदि हम रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बाद बारे में बात यदि करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे n वाटर बाय n एयर, है ना। पहले है पहले लिखेंगे, बाद में है बाद में लिखेंगे, है ना। यदि हम वेलोसिटी के टर्म में लिखें तो वेलोसिटी के टर्म में ये जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे वेलोसिटी ऑफ एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, है ना। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन
वाटर, है ना। यदि हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखें तो पहले को पहले लिखेंगे, बाद वाले को बाद में लिखेंगे। पर यदि हम इसको वेलोसिटी के टर्म में लिख रहे हैं तो बाद वाले को पहले लिखेंगे और पहले वाले को बाद में लिखेंगे, है ना। ठीक है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये बेसिक फॉर्मूला है, इससे जो है बहुत सारा न्यूमेरिकल जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो इसको जो है ना याद रखना है ना। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है इन्हें याद करने में, है ना। अच्छा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम ऑप्टिकल डेंसिटी के टर्म में बताते हैं, है ना। ऑप्टिकल डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है कि कोई भी चीज़ किसी इलाके में कितना है यही बताता है ना। ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ज़्यादा होगा, है ना। डेंसिटी यदि हम जनरली बात करें तो बोलता है मास डेंसिटी होता है। यदि डेंसिटी यदि ज़्यादा बोलें तो मतलब ज़्यादा मास है इन ए गिवन स्पेस। यदि हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलें तो वो होता है नहीं गिवन एरिया पॉपुलेशन ज़्यादा है ना। जैसे हम बोलें कि बांग्लादेश का जो है ना पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया से ज़्यादा है, तो वहाँ पे कुछ कम समय इलाके में पॉपुलेशन जो है ना ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे है कि एक रूम में जो है ना लोग 2 रह रहे हैं, 3 रह रहे हैं, तो बांग्लादेश में 5 रहेंगे, 10 रहेंगे, है ना। तो गिवन एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, पर यहाँ पे डेंसिटी कौन सा है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी है। तो यहाँ पे लाइट के टर्म में हमें बताना है कि ये डेंसिटी टर्म क्या है ना। तो ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई भी मीडियम कितना रुकावट दे रहा है, पैदा कर रहा है लाइट का स्पीड को फ्लो होने के लिए, है ना। लाइट जो फ्लो हो रहा है तो उनका स्पीड को क्या करता है, मीडियम धीमा करता है ना। तो जितना ज़्यादा धीमा किया उतना ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी बोलेंगे। जैसे कि लाइट का स्पीड एयर में थोड़ा सा रुकावट होगा, पर वहीं यदि हम उसको पानी में पास कराएं तो उनका स्पीड बहुत ज़्यादा घट जाएगा, है ना। यदि हम ग्लास में लाइट को पास कराएं तो स्पीड और भी ज़्यादा घट जाएगा। यदि हम डायमंड का बात करें तो वो जो है ना मैक्सिमम होता है ऑप्टिकल डेंसिटी, वो हाईएस्ट जो है ना पॉसिबल है कि किसी भी मटेरियल का कि लाइट को कितना धीमा कर सकता है ना। डायमंड से ज़्यादा धीमा कोई नहीं कर सकता, कोई भी मटेरियल नहीं कर सकता, वो जो है ना हाईएस्ट है। ऑप्टिकल डेंसिटी जो है डायमंड का हाईएस्ट होता है, इसीलिए कोई डायमंड का यदि रिंग पहनता है तो वो चमकीला होता है ना, वो इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण होता है। रिफ्लेक्शन के कारण वो जो है ना बाद में डील करेंगे। अभी क्या है कि ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब कोई भी मीडियम कितना रुकावट पैदा कर रहा है ना। तो यदि हम बोलेंगे कि किसी भी मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा है, हाइयर है, तो किन से हाइयर है ये बताना पड़ेगा। यदि हम बोलें कि लोअर है तो किन से है तो ये बताना पड़ेगा। जैसे हम यदि बोल रहे हैं कि वाटर का ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है तो बोलना पड़ेगा किन से ज़्यादा है, तो एयर से ज़्यादा है ना। यदि हम बोलेंगे कि वाटर का ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो किन से कम है, तो हम बोलेंगे ग्लास से कम है। यदि हम बोलें कि पानी वाटर का ऑप्टिकल डेंसिटी कम है किन से, तो डायमंड से। तो ये कंपैरेटिव टर्म है ना। तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है एक दूसरे से रिलेट करके हमें बताना होता है। तो ये बेसिकली जो है ना एक रेशियो है ना। और ऑप्टिकल डेंसिटी ही बताएगा कि किसी भी मीडियम में लाइट कितना ज़्यादा बेंड हो रहा है। ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है मतलब लाइट बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। यदि ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो लाइट बेंड करेगा अवे नॉर्मल, है ना। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे कोई एक मीडियम ले लेते हैं, कोई इंसिडेंट रे आया, वहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किए, इंसिडेंट रे को कहीं यहाँ से चला जाना चाहिए था ना। पर यदि हम बोलेंगे कि यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर है, तो वाटर का ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, मोर। मोर का मतलब बेंड होगा लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहाँ, टुवर्ड्स वहीं यदि किसी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी यदि कम होता तो ये जो है बेंड करता अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। तो ये इधर नहीं होके उधर चला जाता है ना। इसी को यदि हम रिवर्स केस कर दें, इधर वाटर ले लेते हैं, इधर एयर ले लेते हैं, इस पे इंसिडेंट रे, फिर नॉर्मल ड्रॉ किए, है ना। अब जो है इस लाइट को जाना था तो स्ट्रेट, पर ये लाइट जो है अब बेंड होगा अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। बस यही याद रखना है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा टुवर्ड्स
ऑप्टिकल डेंसिटी कम अवे, है ना। आते हैं अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, रिफ्रैक्शन को यदि हम देखें किसी एक प्रिज्म में, है ना, तो प्रिज्म में, सॉरी प्रिज्म नहीं, ग्लास स्लैब में, एक मिनट पॉज कीजिएगा सर। हाँ, अब देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये कुछ ग्लास स्लैब है ना, इसमें से यदि हम लाइट को पास करने का कोशिश करें तो पहले यहाँ पे क्या है, एयर है। एयर जो है लोअर डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी है। इनके बाद ये ग्लास है, ग्लास जो है एयर से ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी है ना। तो यहाँ पे होगा बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। फिर जब लाइट यहाँ से निकलना है बाहर तो फिर ग्लास से एयर चला गया, तो ग्लास जो है हाइयर ऑप्टिकल डेंसिटी हुआ और इधर एयर जो है वो लोअर ऑप्टिकल डेंसिटी हुआ। यदि हम यहाँ पे लाइट पास करें तो वो लाइट कुछ इस तरह से नज़र आएगा, है ना। यहाँ से हम लाइट को फोकस कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले बेंड हो रहा है ना, बेंड होके ये क्या हो रहा है, टुवार्ड्स द नॉर्मल। पर वहीं यदि हम बात करें यहाँ पे तो ये लाइट बेंड होके फिर वापस जो है अपना ओरिजिनल डायरेक्शन में रिटर्न हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीडियम जो है ना सेम रिपीट हो गया है ना, एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर। तो ये दोनों जो है मिरर कॉपी हो गया ना, डिट्टो सेम हो गया ना, है या नहीं। इसी को हम यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं। इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जहाँ पे भी ग्लास स्लैब में आके इंसिडेंट हुआ वहाँ पे ये लाइट को बेंड हो जाना है। कहाँ पे? ये है ग्लास, ये है एयर। हम जानते हैं कि एन ग्लास ज़्यादा है किन से? एन एयर से। इसका मतलब लोअर ऑप्टिकल डेंसिटी से हायर ऑप्टिकल डेंसिटी में जा रहे हैं, तो ये लाइट जो है बेंड होगा टुवार्ड्स द नॉर्मल। फिर ये लाइट जो है स्ट्रेट ट्रैवल करते करते फिर से यहाँ पे दो मीडियम के बीच में आके पहुँचा, तो यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पे वापस हम क्या ड्रॉ किए? नॉर्मल ड्रॉ किए। अब जो है ये इंसिडेंट रे हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। अब ये लाइट जो है जाना था यहाँ से, पर नहीं, यहाँ पे वापस फिर से रिफ्रैक्शन हुआ और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये अपना सेम, ये टेढ़ा हो गया, एक मिनट, पैरेलल हो गया, गुड, अपना ओरिजिनल डायरेक्शन में ये वापस आ गया, है ना। तो ये होता है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब ग्लास स्लैब में क्या हुआ कि पहले ये रास्ता था, अब जो है इनका ये नया रास्ता हो गया। इन दोनों के बीच में कुछ ये दूरी है ना, तो ये जो है शिफ्ट हो गया, है ना। ये जो शिफ्ट हुआ इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। लेटरल का मतलब होता है साइड, तो साइड में शिफ्ट कर गया, है ना। पहले यहाँ था फिर ये यहाँ आ गया, तो ये साइड में शिफ्ट कर गया, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, है ना। अच्छा, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, यहाँ पे फिर दूसरा को यदि हम पढ़ें तो ये दूसरा के लिए, यहाँ पे इस पॉइंट के लिए ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे होगा ना। पर यहाँ पे क्या है कि इनको चूँकि दो कन्फ्यूजन का टर्म हो जाता था, इसीलिए कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे नाम भी बदल दिया गया, है ना। अब इनको रिफ्रैक्टेड नहीं करके इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। ये इमर्ज हो रहा है रिफ्रैक्शन होने के बाद, इमर्जेंट। कोई भी ग्लास स्लैब, प्रिज्म, वहाँ से ये अपना रिफ्रैक्शन का फेनोमेना होने के बाद जो इमर्ज हो जाएगा लाइट रे, उसको बोलेंगे इमर्जेंट रे, है ना। ठीक है, ये अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, रिफ्रैक्शन जो है इनका सबसे ज़्यादा यूज कहाँ होता है? लेंस में। जैसे कि रिफ्लेक्शन देख रहे थे तो उनका इस्तेमाल हो रहा था मिरर में, प्लेन मिरर में, कनकेव मिरर में, कन्वेक्स मिरर में, है ना। तो उसी तरह से
रिफ्रैक्शन के लिए, रिफ्रैक्शन में तो लाइट बेंड पास होके सेम डायरेक्शन में जाना नहीं है, ये पास हो जाना है ना। तो पास हो जाना है मतलब यहाँ पे पॉलिश्ड सरफेस नहीं चलेगा, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट चाहिए, है ना। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि हमारे पास जो है ना दो लेंस हो सकता है ना। यदि हम ध्यान दें तो यहाँ पे क्या है कि ये पहला एक कनकेव लेंस है ना। कनकेव लेंस का मतलब यदि हम इसको छू के देखें तो ये केव के तरह नजर आएगा, है ना, गड्ढा है ना। इसमें से क्या है कि सेंटर में ये थिन है, साइड में थिक है। वहीं यदि हम बात करें कॉन्वेक्स का, तो कॉन्वेक्स में क्या है कि सेंटर में ये थिक है और साइड में ये थिन है ना। इसमें से हमको अप नजर आएगा, है ना, उठा हुआ नजर आएगा, है ना। तो ये है कन्वेक्स लेंस और ये है कनकेव लेंस, है ना। अच्छा, जिस तरह से मिरर को हम एक लार्ज हॉलो स्फीयर में से छोटा सा हिस्सा को काट के निकाले थे, उसको पेंट कर दिए थे, मिरर हो गया था ना। उसी तरह से यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे भी मान लेते हैं दो हॉलो स्फीयर है। यहाँ पे हॉलो स्फीयर नहीं, सॉलिड स्फीयर है ना। सॉलिड स्फीयर वो भी दोनों ज्वाइन किया हुआ है ना, है ना। दो लार्ज स्फीयर है, सॉलिड है, वो भी ग्लास से बना हुआ है। और इसमें से क्या करना है कि हम इस मटेरियल को काट के बाहर निकाल लेते हैं। उसी तरह से इस मटेरियल को भी हम काट के बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो बचेगा ये सिर्फ इतना ही बचेगा, है ना। इसको यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे साइड में जो है ना एक पॉइंट सा नजर आ रहा है ना, पर बीच में जो है ना इसका थिकनेस बढ़ते जा रहा है। इसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, है ना। अच्छा, इसमें भी यदि हम दो सरफेस देखें तो सरफेस जो है ना किसी एक सर्कल का हिस्सा है ना। यदि सर्कल का हिस्सा है तो इनका भी कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा ना, मान लेते हैं कुछ यही सेंटर है। उसी तरह से ये भी तो किसी न किसी एक लार्ज सर्कल का हिस्सा है ना, इनका भी तो कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा, इसको मान लेते हैं सेंटर, है ना। तो इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो यहाँ पे दो स्किन है, दो लेयर है, दो सरफेस है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस। तो पहला सरफेस का जो भी सेंटर होगा उसको बोलते हैं C1। ये दूसरा सरफेस है, दूसरा सरफेस का जो भी सेंटर होगा उस सेंटर को बोलेंगे C2, है ना। उसी तरह से यहाँ पे भी यदि देखें तो यहाँ पे हमारा ये लेंस है, ये लेंस में भी यदि हम देखें इस पहला वाला सरफेस को तो ये नजर आएगा कि ये किसी लार्ज सर्कल का हिस्सा है। तो इनका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा, मान लेते हैं ये है सेंटर C। चूंकि ये पहला सरफेस है इसको 1 बोलेंगे। और उसी तरह से सेम टू सेम ये दूसरा सरफेस है, इनके लिए जो सेंटर है इसको हम C2 बोलेंगे। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि हम इसी को पहला क्यों माने, इसी को दूसरा क्यों माने, है ना। हम इसको भी पहला मान सकते हैं, इसको भी दूसरा मान सकते हैं, है ना। तो ये जो है हमारा कन्वेंशन होता है कि हम हमेशा लेफ्ट से राइट जाते हैं, है ना। लेफ्ट टू राइट इज ऑलवेज राइट, है ना। हमें उर्दू फारसी जो है ना नहीं पढ़ना है। उर्दू फारसी में क्या है, राइट से लेफ्ट जाता है, वो सब गलत सलत तरीका है। हम लोग हमेशा जो है ना लेफ्ट से राइट जा रहे हैं ना, तो हम हमेशा लेफ्ट से राइट में ही बढ़ते चले जाएंगे। तो हम हमेशा मानेंगे कि लाइट भी लेफ्ट से राइट ही जाएगा। उसी तरह से यदि हम लिखना शुरू करते हैं तो ऊपर से नीचे लिखना शुरू करते हैं, ना कि नीचे से ऊपर, है ना। तो हमारा जो कन्वेंशन होगा वो हमेशा अप से डाउन होगा। ये पॉजिटिव मानेंगे, नीचे निगेटिव मानेंगे, ठीक ना। कन्वेंशन पे अभी ध्यान नहीं देना, फिलहाल अभी यहाँ पे मानना है कि हम इधर से शुरू कर रहे हैं तो पहला कौन सा नजर आएगा, ये आएगा, इसीलिए इसको पहला सरफेस बोलेंगे और इसको पहला सरफेस बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे, इसको दूसरा बोलेंगे। इतना क्लियर है, ठीक है। ये जो है ग्लास जो है जितना प्योर ग्लास हो उतना ही ये बेहतर लेंस बनेगा, है ना। सस्ता ग्लास लेके आएंगे, लेंस बनाएंगे, मेहनत भी ज़्यादा लगेगा,
इसमें से लाइट भी ज़्यादा जो है ना पास नहीं होगा। तो ये होना चाहिए कि जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है उतना ही अच्छा ये लेंस बनेगा, है ना। अच्छा, यदि हम इसका नाम लिखें तो ये कौन सा है? कन्वेक्स लेंस। ये कौन सा है? ये है कनकेव लेंस। ये जो है लाइट को मोड़ के नजदीक लाएगा, है ना, बेंड करके नजदीक लाएगा, कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज यदि कर रहा है तो इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या करेगा? लाइट को डाइवर्ज करेगा। यदि डाइवर्ज कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस, है ना। तो कन्वेक्स को बोलेंगे कन्वर्जिंग, कनकेव को बोलेंगे डाइवर्जिंग, है ना, क्योंकि वो लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, तो इसीलिए जो है ना ये नाम हुआ, है ना। तो ये क्लियर है। आते हैं अब नेक्स्ट। हाँ, अब टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी में यदि हम लेंस का यदि हिस्सा में देखें कि क्या क्या इसमें है, तो सबसे पहले यदि हम लेंस को देखेंगे कि लेंस का एक सेंटर पॉइंट होगा ना, उस सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं ओ। जैसे कि यहाँ पे भी आया ये, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ओ ऑप्टिकल सेंटर, है ना। अब ऑप्टिकल सेंटर के बाद यदि हम देखें, इसमें से दो सरफेस है, एक पहला वाला एक दूसरा वाला। पहला वाला सरफेस भी कहीं ना कहीं जो है ना एक सेंटर बनाएगा ना, मान लेते हैं ये C1। उसी तरह से दूसरा सरफेस भी कहीं ना कहीं लार्ज सर्कल का हिस्सा है, वो भी कहीं ना कहीं सेंटर एग्जिस्ट करेगा, उसको मान लेते हैं C2। यदि हम C1 C2 को जोड़ें तो वो जो लाइन होगा इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये लाइन, चूंकि हम जब मिरर लेंस बना रहे हैं वो सब सिमेट्रिकल नहीं होगा, तो ये तीनों लाइन जो है, तीनों पॉइंट जो है एक लाइन में लाई करेगा, है ना। सेम टू सेम कनकेव में भी वही है। एक ये सर्कल है, इनका कहीं सेंटर है, एक ये सर्कल है, इसका भी कहीं ना कहीं एक सेंटर है C1। दोनों को जोड़ेंगे, ये बन गया प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। हाँ, इसके बाद है प्रिंसिपल फोकस। क्या होता है? तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि कभी बोलेंगे कि फोकस करो तो सारा ध्यान जो है एक पॉइंट पे इकट्ठा करना है, होता है ना, कि जैसे पढ़ा रहे हैं बोलेंगे फोकस करो पढ़ाई पे, तो सारा ध्यान जो है ना खेल को, मूवी को, सब कुछ भूल के क्या करना है, सारा दिमाग जो है एक जगह कंसंट्रेट करना है, किस पे? पढ़ाई पे। तो उसी तरह से यहाँ पे फोकस कहाँ पे करना है? यहाँ पे लाइट को फोकस करना है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई लाइट है पैरेलल आ रहे हैं, ये सारा पैरेलल लाइट कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके मिलना है ना। ये पॉइंट जहां पे सारा लाइट मिला उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। वही यदि हम कनकेव में देखें तो जो लाइट पैरेलल है वो नजर आएगा हमें डाइवर्ज होते हुए। डाइवर्ज होते हुए मतलब कहीं दूर जाते हुए। तो इधर तो पॉसिबल नहीं है मिलाना, तो हम इसको क्या करते हैं, पीछे लेके मिलाते हैं। इसको बैक जो है लाइन को लाए तो ये कहीं नजर आया, यहाँ पे मिला, है ना, तो इसको हम बोलेंगे फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है कि यदि कोई लाइट पैरेलल आ रही है तो वो कहीं ना कहीं पे मीट होगा, या तो हमें ऐसा फील होगा कि इस पॉइंट पे मीट हो रहा है, या तो वो रियली में मीट करेगा, नहीं तो appears to meet at a point। जहां पे भी मिले उस पॉइंट को बोलना है फोकस। तो ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, है ना। अब यदि हम प्रिंसिपल फोकस से ओ का यदि डिस्टेंस नाप लें, है ना, ऑप्टिकल सेंटर का, तो इन दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस से ऑप्टिकल सेंटर, इस दूरी को बोलते हैं फोकस, फोकल लेंथ। इस लेंथ को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। यहाँ पे फोकल लेंथ कहाँ हो जाएगा? ये दूरी सेंटर से, ये जो दूरी है ये हो जाएगा फोकल
फोकल लेंथ। ठीक, ये क्लियर है? अच्छा, अब जो है कि हम लोग जो है पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जो है ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हाँ लाइट जो है ना कहाँ पे फॉर्म हुआ या नहीं हुआ। हमारे पास यदि इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेंस नहीं है, तो फिर भी जो है हम पता कर सकते हैं कि इमेज जो है कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो इनके लिए दो तरीका है, या तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैलकुलेट कर लें तो हम बता सकते हैं कि कहाँ पे जो है ना इमेज फॉर्म हो रहा है, कितने उसका साइज है ना। नहीं तो हम जो है ना उसको ड्राइंग, एक्चुअल ड्राइंग बना के जो है ना बता सकते हैं कि कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, कितने दूरी पे, कितना हाइट है या नहीं है। तो उनके लिए एक सर्टेन रूल होता है, जैसे कि कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए सर्टेन फॉर्मूला है, तो उसी तरह से ड्राइंग करने के लिए सर्टेन रूल है। उस रूल को आते हैं, देखते हैं क्या है ना। तो सबसे पहला रूल है कि रूल्स, यदि कोई भी लाइट रे यदि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो तो क्या होगा, वो लाइट बेंड नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, है ना। जैसे हम लोग मिरर में पढ़े थे ना कि जो भी इंसिडेंट रे सी से यदि पास हो रहा है तो उसी रे को हम मान लेते थे रिफ्लेक्टेड भी, बस वहाँ पे जो है ना 180 का वो बेंड हो जाता था, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कोई एक लाइट लेंगे, उसको इंसिडेंट कराते हैं, कहाँ से, ध्यान रखना चाहिए ये सेंटर से पास हो। यदि सेंटर से पास हो रहा है तो यही इंसिडेंट रे हो जाएगा और ये स्ट्रेट आगे चल के रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। तो कितना सिंपल है ना, एक स्ट्रेट लाइन खींच दिए, कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है ना। उसी तरह से यदि हम कनकेव में आए तो कनकेव में भी हम कुछ इस तरह का ही सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। कोई भी लाइट को मान लेते हैं सेंटर से पास कराना है, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये सेंटर में है, पास करा दिए, गुड। तो ये बेंड बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें से दो हम अलग अलग डायग्राम बना दिए हैं दोनों के लिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो, है तो दोनों एक ही है ना, बस जैसा है लाइन बस उसी को आगे खींच देना है ना। बस इसमें से ध्यान देना है कि ये लाइन जो है एग्जैक्ट ये सेंटर में पास होना चाहिए, है ना। यहाँ पे भी ये सेंटर से पास होना चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर से, है ना। इसके लिए दो ही रूल है। आते हैं इसमें नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि कोई भी लाइट यदि पैरेलल है तो क्या होगा, यदि कोई भी लाइट पैरेलल है तो क्या होगा, मान लेते हैं कि ये इंसिडेंट रे पैरेलल है, यदि ये कन्वेक्स लेंस है तो ये फोकस से पास हो जाएगा, कहाँ से, फोकस। यदि अच्छा कोई बात नहीं, ये जो है सिर्फ कन्वेक्स के लिए है, यदि पैरेलल रे है तो फोकस से पास होगा, है ना। उसके बाद हम इसी को अपोजिट कर सकते हैं ना, रिवर्स कर सकते हैं, है ना, जैसे को तैसा। पैरेलल आया तो फोकस से, तो फोकस से आएगा तो वो कहाँ से चला जाएगा, पैरेलल से चला जाएगा, है ना। ये डिटो सेम है ना, पैरेलल आया फोकस में बदल गया, फोकस आया पैरेलल में बदल गया, एक ही है ना। अब ये सेम जो है कनकेव के लिए भी यही रूल होगा, पर वहाँ पे रियली में नहीं होगा, वहाँ पे एपियर्स होगा, हमें नज़र आएगा कि ऐसा हो रहा है, एक्चुअल में वहाँ पे वैसा नज़र आएगा नहीं, है ना। कि जैसे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैरेलल लाइन को पास करते हैं, पैरेलल के बाद ये आगे नहीं मीट करना है, ये कहीं डाइवर्ज हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा तो हमें एपियर्स टू मीट आएगा, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके मिलते हुए नजर आएगा। तो ये पॉइंट क्या है, फोकस, है ना। तो हम क्या करेंगे, इंसिडेंट रे को लेंगे, ज्वाइन करेंगे, और इसको जो है कहाँ पे लाइन खींचना है, यहाँ पे खींचना है या यहाँ पे खींचना है, ऐसा नहीं, हम हमेशा क्या करेंगे, इस सेंटर को एक लाइन मानेंगे। जहाँ पे भी लाइट को बेंड एक्चुअली क्या होता है, हर एक सरफेस पे होता है ना, रिफ्रैक्शन जो है वो सरफेस पे बेंड होता है ना, पर जब डायग्राम बनाना है तो इसको सरफेस पे हम बेंड नहीं करेंगे, हम हमेशा जो है इन दोनों पॉइंट के बीच में सेंटर में बेंड करेंगे,
ताकि हमारा जो डायग्राम हो वो एग्जैक्ट हो, है ना। अच्छा, इसके बाद हम दूसरा बनाते हैं कि मान लेते हैं कि हम कोई इंसिडेंट रे को फोकस के पास से फोकस के थ्रू पास करते हुए नजर आते हैं, है ना। मान लेते हैं ये है इंसिडेंट रे, ये फोकस से पास करते हुए नजर आ रहा है ना। तो ये क्या होना है, रिफ्रैक्शन के बाद ये इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्शन के बाद ये हमें पैरेलल नजर आएगा, है ना। तो ये भी तो सेम ही है ना, पैरेलल बदल गया फोकस में, फोकस बदल गया पैरेलल में, सिंपल है, बस दो ही तो है। अब क्या करते हैं कि हम जो है कोई डायग्राम बनाते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। इन्फिनाइट का दूरी का मतलब है कि कोई दूर ऑब्जेक्ट इतना दूर है, इतना दूर है कि हम उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते हैं, है ना। पर ये मानना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि इनफाइनाइट दूरी पे है तो उसको मान लेते हैं कि वहाँ से जो लाइट आएगा वो पैरेलल होगा, है ना। हमेशा इनफाइनाइट दूरी से जो भी ऑब्जेक्ट का लाइट आ रहा है वो हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा। और कोई भी लाइट यदि पैरेलल हो, इसके लिए सिंपल है कि वो कहाँ से मीट होगा, वो फोकस में मीट होगा। ये है फोकस, तो इसको कहाँ पे मीट कराएंगे, यहाँ से मीट कराएंगे, है ना। यहाँ पे यदि हम ध्यान दें तो ये बेंड जो है यहाँ से नहीं हुआ है या यहाँ से नहीं हुआ है, ये बेंड जो है ये सेंटर में हुआ है, ये सेंटर में, है ना। यहाँ पे भी सेंटर में बेंड हुआ है ना। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे फॉर्म होगा, मिरर पे। अब सोचो ऑब्जेक्ट कुछ ये है, लार्ज ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बना कहाँ पे, एक पॉइंट में बदल गया, सोचो कितना छोटा हो गया। इसको बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड, कहाँ, हाईली डिमिनिश्ड। अच्छा, ये रियल में आगे जाके मिल रहा है ना, तो ये रियल इमेज होगा, है ना, रियल इमेज होगा, है ना। अच्छा, इसमें आते हैं अब नेक्स्ट, इमेज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, है ना। चाहे ऑब्जेक्ट जो है 2f पे हो या तो f पे हो, ये दोनों का जो है ना नियर अबाउट सेम ही होगा। हम दोनों में से कोई एक को बना के दिखाते हैं, बाकी एक जो है होमवर्क रहेगा, है ना। हम जो है ये बना देते हैं, ठीक, हाँ। तो देखते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1। अच्छा, यहाँ पे f1 है 2 है, इसमें से थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है ना। यहाँ पे हम लोग रेफरेंस मानते हैं कि 1 और 2 ये हम मान के चले थे, वैसे यहाँ पे 1 लिखें या 2 लिखें कोई फर्क उतना नहीं पड़ता है। जैसे कि इसको यदि हम इस साइड यदि 1 मान रहे हैं तो इसको 2 भी मान सकते हैं, है ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना। पर जनरली जो है ना हम लोग क्या करते हैं कि पहले वाले को 1 मानेंगे और दूसरे वाले को 2 मानेंगे, है ना। यदि हम कुछ अलग भी इसको कर दिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइट का वो अपना रास्ता है, वो अपने अनुसार से वो बेंड करते ही चला जाएगा, है ना। इसको मान लेते हैं f, तो ये दूरी हो जाएगा 2f, है ना। जो c लिखते थे मिरर में वही है, c इक्वल टू 2f होता था ना, तो वही यहाँ लेंस में क्या है, f 2f हो गया, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी यदि f है तो ये 2f हो जाएगा, है ना। यदि यहाँ पे हम इसको 1 लिख रहे हैं तो यहाँ पे इसको 2 कर देते हैं, इसको यदि 2 करते हैं तो इसको 1 कर देते हैं ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यदि कहीं यहाँ पे है, ये मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इनका यदि हमको डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले एक आसान है कि यहाँ से लाइट लेना है और O से पास कर देना है। क्या ये O से पास हो गया, O से पास हो गया। फिर क्या करना है कि यहाँ से एक और एक लाइट लेते हैं, वो पैरेलल हो। क्या ये पैरेलल है, गुड। अब जो है ये फोकस से पास होते हुए नजर आएगा,
है ना। सबसे आसान तो है ओ से लाइट पास कराना, ये हमेशा कराना है। ओ से गया सीधा एक लाइन खींच दिए, काम खत्म। जो इंसिडेंट रे पैरेलल हुआ वो कहाँ से पास होना है, फोकस से। आके मिला कहाँ, कहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा हमारा इमेज। अच्छा, यहाँ पे यदि हम देखें कि ऑब्जेक्ट का दूरी कितना है, तो 1 2 3 4, ये मान लेते हैं 4 है, तो ये भी 1 2 3 4, ये भी तो 4 ही आया ना। तो हम बोल सकते हैं h इजकल टू h डैश इजकल टू 2, इसका मतलब सेम साइज हो गया। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कुछ ऊपर है, इमेज इन्वर्टेड हो गया। चाहे ये सॉलिड लाइन से मिला हुआ है या डॉट लाइन से मिला हुआ है, सॉलिड लाइन से मिला हुआ है मतलब ये इमेज रियल होगा। यदि हम दूरी देखें तो ये 2f, ये भी 2f, क्योंकि ये लेंस सिमिलर है तो दोनों दूरी बराबर है, तो हम बोल सकते हैं u बराबर v। तो इमेज का जो डिस्टेंस है तो वो बोलेंगे सेम डिस्टेंस, है ना, सेम डिस्टेंस। अच्छा, अब यदि आगे आए तो यहाँ पे है कि क्या होगा कि f और 2f के बीच में है ना, तो यहाँ पे कोशिश करना है कि f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है ना। तो सेम जैसा हम पहले बनाए वैसा ही करना है। एक क्या करना है कि कहीं पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिए, सपोज ये रहा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से क्या करना है, स्ट्रेट लाइन पास करना है सेंटर से, वो से। फिर क्या करना है, पैरेलल ले गए, फोकस से पास किए, जहाँ पे भी मिला वहाँ पे इमेज बना देना है। तो ये भी होमवर्क रहा, है ना। अच्छा, इसके बाद यदि ऑब्जेक्ट जो है F पे है तो क्या होगा, मान लेते हैं ये है हमारा ऑब्जेक्ट F पे। यहाँ पे यदि हम इमेज बनाने का कोशिश करें तो सबसे पहले पहला नियम तो हमेशा इस्तेमाल करना ही है कि सेंटर से पास करना ही है। ये हो गया। दूसरा क्या है कि पैरेलल ले गए, उसके बाद इनको फोकस से गुजार देना है। ये हो गया। अब ये लाइट जो है आगे चलते जाएगा चलते जाएगा, कहीं पे मिलना तो है नहीं, तो ये कहाँ पे मिलेगा, ये इन्फिनाइट पे मिलेगा। इन्फिनाइट पे, है ना, इन्फिनाइट पे होगा, रियल होगा, रियल होगा, इन्फिनाइट होगा, इसके बाद मैग्नीफाइड होगा। अच्छा, ये ऑपोजिट भी हो गया ना, इन्वर्टेड भी हो गया। इन्वर्टेड भी हो गया, ठीक है, ये क्लियर है। हाँ, अब क्या है कि हम मान लेते हैं F 2F, F 2F। यदि ऑब्जेक्ट F और O कहाँ पे है, यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में कहीं है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इमेज कैसा होता है ना। तो सबसे पहले एक लाइट को हम हमेशा O से पास करते हैं, तो यहाँ पे भी हम O से ही पास करेंगे। फिर क्या करना है कि एक लाइट को यहाँ से पैरेलल खींचें, और ये हमें नज़र आएगा कहाँ से पास होते हुए, नज़र नहीं, ये रियली में जो है ना फोकस से पास होते हुए नज़र आएगा। ओके, एक मिनट।
ये मिल गया, गुड। अब यदि इसको ध्यान से देखें तो ये जो है डाइवर्ज करते हुए नजर आ रहा है ना, ये उस साइड तो कहीं पे मिलना नहीं है। यदि उस साइड नहीं मिल रहा है तो हम इसको बैक में कहीं ना कहीं आके मिलाने का कोशिश करते हैं ना। तो इसको यदि मिलाएं तो ये इमेज कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, तो यहाँ पे ये मिलते हुए नजर आएगा कहीं, है ना। एक मिनट, लाइन टेढ़ा है। हाँ, तो ये कहीं यहाँ पे इमेज बना है। तो यहाँ पे क्या है कि ये लाइट जो है यहाँ से आने के बाद ये आगे चले जाना है, लाइट तो पीछे जाएगा नहीं ना। तो क्या ये रियल इमेज है या वर्चुअल है? तो हम बोलेंगे ये इमेज जो बना ये वर्चुअल इमेज बना है। ऑब्जेक्ट अपराइट है, इमेज भी अपराइट है, इन्वर्टेड नहीं है। तो ये क्या हुआ, यदि हम साइज का बात करें तो इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि h डैश ग्रेटर देन h, इसको बोलेंगे मैग्नीफाइड। क्या बोलेंगे, है ना। और ये वर्चुअल है तो इमेज जो बना वो सेम साइड में बना है ना, सेम साइड में बना। ये क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है कि उनका समरी है। जैसे सबसे पहले हम इन्फिनाइट में यदि ऑब्जेक्ट को रखे थे तो वो फोकस में बना, है ना। ठीक उसी तरह से यदि हम फोकस पे ऑब्जेक्ट रखे तो वो इन्फिनाइट में बना, है ना। ये दोनों जस्ट एक दूसरे का जो है ना कॉपी मिरर है, डुप्लीकेट। ये अपने आप में जो है ना डुप्लीकेट है, कॉपी है। सॉरी, एक मिनट, ये नहीं, हाँ, at 2f1 ये जो है अपने आप में कॉपी है, जैसा का तैसा। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है 2f1 पे, तो यहाँ पे भी है इमेज 2f2 पे। अब यदि हम दोनों सिमिलैरिटी ले रहे हैं दोनों साइड का, तो f1 और f2 दोनों क्या है, सेम है, बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2f। ऑब्जेक्ट है 2f, तो अपोजिट साइड में इमेज भी बना 2f पे, सेम साइज, रियल, इन्वर्टेड, है ना। और इन्फिनाइट का अपोजिट फोकस। इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे इमेज बनेगा, इमेज यदि फोकस पे है तो ऑब्जेक्ट यदि फोकस पे है तो इमेज इन्फिनाइट पे बनेगा, है ना। और ये डिट्टो एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा, है ना। उसके बाद ये जो है बिटवीन f एंड 2f, ये जो है, अच्छा, ये बियॉन्ड वाले से जो है ना मिल जाएगा। ये दोनों को यदि देखें तो एक दूसरे का जो है ना ऑपोजिट है, 2f, f, बियॉन्ड, है ना। तो ये एक दूसरे का कॉपी। तो हमको ये समझना है क्योंकि ये जो है एक लौता कंडीशन है जिसमें ये वर्चुअल और एरेक्ट बन रहा है ना। यदि हम इसको कंपेयर करें मिरर से, तो मिरर में भी हम यही पढ़े थे, पर ये जो है मैच कर रहा था उसमें से कनकेव मिरर से, है ना। तो कनकेव मिरर का लगभग सभी कुछ सेम है कन्वेक्स लेंस से, है ना। कनकेव मिरर यहाँ पे लेंस में सेम किससे मिल रहा है, कन्वेक्स लेंस से। यदि हम उसमें से कन्वेक्स मिरर का यदि बात करें तो वो यहाँ पे किससे मैच करेगा, वो कनकेव लेंस से मैच करेगा, है ना। तो इसको जो है ना ध्यान से देखना है। और इसमें से सबसे ज़्यादा तो ध्यान ये रखना है कि यदि ऑब्जेक्ट यदि 2f पे है तो इमेज भी बन रहा है 2f पे। तो यदि क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है कि 2f पे ऑब्जेक्ट है और इमेज भी, दोनों का दूरी जो है ना बराबर है, दोनों का दूरी बराबर है मतलब वो 2f है, तो हमको फोकल लेंथ क्या करना है, उसका आधा कर दिए, है ना। ये जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है ना। अच्छा, इसके बाद है इमेज फॉर्म्ड बाय
कनकेव लेंस, है ना। तो कनकेव लेंस में जो है ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें से दो ही ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है ना। यदि कोई दो रे पैरेलल है, इन्फिनाइट पे है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनाइट पे है। इन्फिनाइट पे है तो हम क्या करेंगे, पैरेलल रे खींच देंगे इंसिडेंट। ये जो है कनकेव में आगे मिल रहा था ना, कन्वेक्स में, सॉरी कनकेव में क्या होगा, ये अपियर्स टू मीट एट एफ। ये लाइट तो चले जाना है इधर, पर कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना, ये यहाँ पे मिलेगा। तो बोलेगा इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ। ये एफ है तो ये हो जाएगा 2f। उसी तरह से ये यदि f है तो ये हो जाएगा 2f, है ना। यहाँ पे दोनों बराबर होगा क्योंकि ये सिमिलर है, जितना ये सिमिलरिटी है ना दोनों में, लेंस में सिमिलर है लेंस, है ना। दोनों साइड जो है इसका सिमिलर है तो सेम हो जाएगा। इसका भी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था वही जो है इनका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, है ना। इसके अलावा लास्ट है, लास्ट में क्या है कि मान लेते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ। अब कहीं पे भी इमेज को हम पुट कर देते हैं ना, ऑब्जेक्ट को पुट कर देते हैं। तो कहीं पे मतलब यहाँ पे हम रख देते हैं इमेज ऑब्जेक्ट को। ये रहा ऑब्जेक्ट हमारा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इमेज कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ से एक सेंटर लाइन खींचेंगे ओ से, हाँ ये हो गया। दूसरा कोई लाइन को हम मान लेते हैं कि एफ से पास करते हुए नजर आते हैं। ये पास कहाँ से होना था, एफ से। ये लाइट जो है इस तरह से पास हो गया है ना। इसको यदि हम देखें कि आगे तो ये मीट कर नहीं सकता है, ये दोनों आगे नहीं मीट कर सकता है तो ये इसको पीछे मीट कराएंगे। पीछे यदि मीट कराए तो ये कहीं यहाँ पे मीट करते हुए नजर आया। यहाँ पे यदि मीट हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि इमेज हमारा यहाँ पे फॉर्म हुआ। ये जो इमेज है ये अपराइट है या इन्वर्टेड है, तो हम बोलेंगे ये अपराइट है। सेम साइज है, मैग्नीफाइड है या डिमिनिज्ड है, ऑब्जेक्ट से इमेज छोटा हो गया, इसको बोलेंगे डिमिनिज्ड है। क्या ये रियल है या वर्चुअल है, तो इमेज रियल इनके उस साइड बन सकता था, इधर नहीं। ये डॉट लाइन से मिला हुआ है ना, तो इसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। और ये जो है सेम साइड बना, ऑब्जेक्ट का सेम साइड। बस तो हमारा रे डायग्राम यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसमें से देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं और एप्लीकेशन पार्ट पे ध्यान देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।